गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड क्लाइमेट, और वर्ल्ड क्लाइमेट में हमने 6 प्रकार की क्लाइमेट्स पढ़ा दी थी, 6 रीजन पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसी के बाद आखिरी वाला पॉइंट देखिए क्या लिखवाया था हमको, बता दो जरा। टुंड्रा टुंड्रा क्लाइमेट पढ़ानी है। टुंड्रा टुंड्रा हो गया था, 7 नंबर हो गया था, 6 वाला हुआ था ना। टाइगर टाइप हुआ था, उसके बाद ही तो पढ़ाना है। टाइगर टाइप पूरा हो गया था, हमने ये लिखवा दिया था कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, प्रजातियां, वृक्षों की प्रजातियां, पशुओं की प्रजातियां कौन सी पाई जाती है, ये सब लिखवा दिया था, ठीक है। अगला लिखिए, द आर्कटिक, द आर्कटिक आर पोलर, आर्कटिक, पोलर या टुंड्रा क्लाइमेट। नंबर 7, टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश नाम तो सुना होगा, और पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, जो ध्रुव के पास होगा, और ध्रुव के पास जो क्षेत्र होगा वो ठंडा होगा कि गर्म, ठंडा ही होगा, जाहिर सी बात है, किसी भी ध्रुव के पास हो, चाहे पोल पे जाओ, नॉर्थ पोल पे चाहे साउथ पोल पे, दोनों ही जगह आइस होगी, दोनों ही जगह टेम्परेचर माइनस में होगा, दोनों ही जगह ठंडा होगा। और पोलर रीजन में पोलर बियर पाए जाते हैं, बताया था आपको, ध्रुवीय भालू हिंदी में कहेंगे। और ध्रुवीय भालू किस रंग के होते हैं? व्हाइट कलर के। यही सवाल एक बार पूछा गया था एग्जाम में, किसी एग्जाम में आया था कि आप एक स्थान पर खड़े हैं। अच्छा यही पूछना थी, हम पहले ही बता दे रहे हैं तुम्हें, टेंशन ना लो। सवाल पूछा गया था कि यदि आप एक स्थान पर खड़े हैं और आपने देखा कि एक सफेद भालू आ रहा है, तो बताइए आप किस जगह पे खड़े हैं, धरती के किस जगह पे हैं? तो आप पोल पे हैं। तो कौन सा था? देखो बदल दिया सवाल, बताइए। वैसे क्वेश्चन हमने कहा था क्लास के बाद ही पूछा करो, कोशिश किया करो। फिर से बोलो। रूट 2 सेकेंड। ऑप्शन क्या है? 10 मीटर। ब्लैक होगा। क्योंकि अच्छा 10 मीटर रूट 2 है, देखना पड़ेगा, है तो ट्रिकी सवाल, अच्छा सवाल है, एक बार हमको भेजना है सवाल, देखेंगे क्या लिखा। हेडिंग डाली टुंड्रा क्लाइमेट, इसमें लिखिए 70 डिग्री से 80 डिग्री नॉर्थ में, और नॉर्थ लैटिट्यूड में 70 से 80 डिग्री नॉर्थ में, यहां पर एवरेज रेनफॉल यानी औसत वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर, यहां पर औसत वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की जाती है। चूंकि पोलर रीजन है तो जो पानी आएगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जम जाएगा, टेम्परेचर माइनस में होगा, इसीलिए जो यहां पर ये जो रेनफॉल हो रही है ये बारिश की बूंदों के समान नहीं होती, ये स्नो के रूप में होती। तो लिख लीजिए, या वर्षा स्नो के रूप में होती, बर्फ के रूप में होती है, या वर्षा बर्फ के रूप में होती है। स्नोफॉल होती है, मतलब रेनफॉल की बजाय स्नोफॉल होती है।
यहां की शीत ऋतु, यहां की शीत ऋतु, अब जब पोलर रीजन है तो यहां ठंडक ज्यादा होगी, गर्मियां बहुत कम समय के लिए होंगी, जैसे हमारे यहां सारे क्लाइमेट होते हैं लगभग लगभग बराबर बराबर। लेकिन अगर पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां गर्मी बहुत कम समय के लिए होगी, सर्दी लंबे समय के लिए होगी, और वो लंबा समय होगा 9 से 10 महीना, यानी 9 से 10 महीना शीत ऋतु रहेगी और 2 महीने के लिए गर्मी आएगी, वो भी हल्की, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी कि पसीना बह जाए। जैसे यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, वहां ऐसा नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो यहां लिखिए यहां पर शीत ऋतु या यहां की शीत ऋतु 9 से 10 महीनों की होती है। नौ से 10 महीने की शीत ऋतु होती है। अगला पॉइंट लिखिए, यहां के मुख्य जानवरों में, मुख्य जानवरों में पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, एक जीव आपने सुना होगा रेंडियर, रेंडियर सुना, रेंडियर हिरन की प्रजाति होती है और रेंडियर पोल पर ही पाए जाते हैं, यानी पोलर रीजन में पाए जाएंगे, ऐसे समझ लो। यानी जहां बहुत ज्यादा ठंडी वाला क्षेत्र होगा, और ठंडी वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा साइबेरिया हो सकता है, पोलर रीजन हो सकता है, ऐसा पोलर रीजन ही है पोल के पास वाला। ठीक है, तो वहां पर रेंडियर पाया जाता है। रेंडियर जैसे हिरन होता है नॉर्मल, ऐसे ही रेंडियर होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, सींगे होती है, जैसे 12 सिंगा होता है, नहीं नहीं व्हाइट कलर का नहीं होता, वो हिरन जैसा होता है, ब्राउन कलर का। जैसे आपने एक मूवी आई थी नॉर्निया, देखी नॉर्निया नहीं देखी, एक सेंटा क्लॉज होते हैं और सेंटा क्लॉज की बग्गी खींचता है, वो वही है रेंडियर। और रेंडियर एक जगह और जिक्र आया है जब हम आपको शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ा रहे थे, जनजातियां, और जनजातियों में जो वर्ड की शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था कि साइबेरिया, अलास्का, कनाडा आदि जगहों पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है, और एस्किमो जनजाति के लोग रेंडियर पालते हैं और डॉग्स पालते हैं, कुत्ते, बताया था। और एक गाड़ी बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्लेज गाड़ी कहते हैं, और उनके घर बर्फ के बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जनजाति है वो एस्किमो जनजाति, बात समझे। तो एस्किमो जनजाति कुत्तों को पालते हैं, तो उससे शिकार करते हैं, शिकार में हेल्पफुल भी हैं और रखवाली भी करते हैं, स्वामी भक्त भी होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। यहां पर रेंडियर मुख्य जीव है, पोलर बियर मुख्य जीव है, और एक होता है ब्लू फॉक्स, वो भी मुख्य जीव है। लिख लीजिए, क्या लिखा, यहां के मुख्य जीव में ध्रुवीय भालू, रेंडियर और ब्लू फॉक्स मुख्य रूप से निवास करते हैं या पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, यहां की वनस्पतियों में स्मॉल हर्ब यानी छोटी शाक, छोटी शाक, लिखे स्मॉल हर्ब, छोटी शाक, कॉमा एल्गी, एल्गी और लाइकेंस, लाइकेन, बहुत सारे लाइकेंस, लाइकेंस, लाइकेंस पाए जाते हैं। अब लिखिए रीजन, क्षेत्र लिखिए, रीजन में लिखिए अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड आदि। अगली हेडिंग डालिए, द ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट।
इसमें लिखिए, यह मुख्यतः, फिर से बोले, द ट्रॉपिकल मानसून या ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, बीच में स्लैश लगा देना। यह दो भागों में विभक्त होता है, बटा होता है। दोनों भागों में कौन कौन से कंट्री आएंगे वो लिख लो। एक भाग में पाकिस्तान, एक भाग में पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, दक्षिण पूर्वी चीन यानी साउथ ईस्ट चाइना, थाईलैंड, थाईलैंड, ब्रैकेट में लिखिए, यहां पर मानसूनी वर्षा होती है। और दूसरा क्षेत्र है नंबर 2, एक तो एक टाइप का हो गया, दूसरा टाइप लिखिए, एक भाग हो गया, दूसरा भाग लिखिए उत्तरी, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। नीचे दूसरी लाइन में लिखिए, यहां पर मुख्य रूप से, यहां पर मुख्य रूप से साल, साल का पेड़ होता है। ये लिखना साल, ऐसे लिखेंगे साल, ये वाला शाह मत लिखना, ये गलत है। साल कॉमा सागौन, सागौन का पेड़ तो देखा होगा, सागौन कॉमा बांस, बांस दुनिया की सबसे बड़ी घास है, बांस घास में आती है, ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी घास, इतनी लंबाई तक बांस बहुत लंबे होते हैं और वो एक घास के रूप में होते हैं। जैसे घास आपने दूब देखी है खेतों में, तो वैसी ही, अब वो जो छोटी है अगर वो बढ़ जाए तो लगभग वैसी ही हो जाएगी। तो बांस जो है घास में काउंट किया जाता है, पेड़ नहीं काउंट किया जाता। सागौन, बांस, जामुन, जामुन भी खाया होगा, वही बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी, कहानी सुनी होगी ना, जामुन के पेड़ पे एक बंदर रहता था और वो बंदर पके पके जामुन खाता था, जामुन बहुत मीठे थे, बहुत रसीले थे। तो एक बार मगरमच्छ आया तो वो अचानक से उसने बंदर को, बंदर शैतान होते ही है, उसने एक फेंक के मारा उसके मुंह में, मुंह खुला हुआ था उसका, मुंह में गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा टेस्ट, तो बहुत अच्छा, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। अब बंदर भी खाता था जामुन और मगरमच्छ भी जामुन खाता था, दोनों की दोस्ती हो गई। कहानी बचपन में पढ़ी होगी आपने किताब में या सुनी होगी। उसके बाद क्या हुआ, एक बार वो मगरमच्छ को जामुन दिया कि घर पे भी लेके जाओ, आज पार्टी करो जाके, जैसे कल हम लोगों ने पार्टी की थी, अनामिका को चिढ़ा रहे हैं। फिर वो जब जामुन लेके गया तो जो उसकी वाइफ थी उसने कहा कि जो इतने मीठे जामुन खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा, हमको उसका कलेजा खाना है। अब वो जिद करने लगी तो बोला, मगरमच्छ बोला वो तो हमारा दोस्त है बंदर, अब उसको दोस्त को खाओगी तो ये तो गलत बात है। तो बोली हम कुछ नहीं जानते, हमको खाना है। तो मगरमच्छ सोचा कि अब इसको कैसे लेके जाएं, तो उसको चालाकी आई, उसने कहा चलो आज हमारे घर तुम्हारी दावत है, बंदर से बोला अपने दोस्त से कि हमारे घर तुम्हारी दावत है, मिसेज ने खाना बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, चलो आज तुमको लेके चलते, तुम्हारी दावत है आज। ये नहीं पता था कि उसी की दावत होने वाली थी, उसी को खा जाती है उसकी बीवी। तो जब आधे रास्ते पहुंचा तो कहा दोस्त तुम मेरे दोस्त हो बताए देते हैं, लेकिन आज दावत नहीं है, आज तुम्हारा कलेजा खाएगी हमारी बीवी, ऐसा उस मगरमच्छ ने बोला बंदर से, अपने दोस्त से। तो बंदर सोचा यार अब तो जान खतरे में है, अब क्या करें, जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े कर सकते हो। तो बंदर ने कहा अरे यार तुम बहुत बेवकूफ हो। तो मगरमच्छ बोला क्यों, क्या हो गया, इसमें बेवकूफ क्या। तो कहा कि तुम पहले हमको बताते कि कलेजा उनको खाना है, वो तो हम पेड़ पे ही टांग आए हैं, कलेजा हम अपना पेड़ पे ही टांग आए हैं, अब साथ में लेके थोड़ी ना घूमते हैं कि कलेजा साथ लेके घूम रहे हैं। मगरमच्छ बोला ऐसा भी है क्या। तो बोला और क्या, तुम पहले बताते तो हम साथे लिए चलते, दे देते उनको कलेजा खा लो।
तो मगरमच्छ बोला यदि ऐसे जाएंगे बिना कलेजे के इसको लेके जाएंगे तो बीवी फिर हड़काएगी, एक काम करते हैं कलेजा लिए ही चलते हैं। तो फिर घूम गया वापस नदी में ही कि चलो पेड़ पे चलते हैं, फिर से तुम कलेजा ले आओ, फिर वापस चलेंगे। तो बंदर बोला हाँ चलो अभी कलेजा लेके आएंगे, फिर बीबी को दे देंगे, खा लेगी आराम से। और जैसे ही पेड़ पड़ोस में बंदर को लगा कि अब छलांग मार के हम पेड़ पे पहुंच जाएंगे, मारी उसने छलांग पेड़ के ऊपर। फिर बंदर बोला तुमसे दोस्ती करके तो हम बहुत धन्य हो गए भैया, अब तुमसे दोस्ती हमारी खत्म। तो मगरमच्छ बोला कि चलो कलेजा उतारो चलो। कहे ना रे मूर्ख, कोई कलेजा भी बाहर निकाल के रखता है क्या? अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं, अब तुम जाओ। बंदर अपनी होशियारी से बच गया, लेकिन मगरमच्छ अपना उतरा हुआ मुंह लेके वापस घर गया। अब घर में भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ हो, वो जाने उसकी बिरादरी और उसके घर वाले। कुल मिला के बंदर अपनी चालाकी और सूझबूझ से बच गया। इसीलिए सूझबूझ बहुत जरूरी है, होशियार रहिए, किसी के बहकावे में धोखे में मत आइए। ये छोटी छोटी कहानियां हमको बहुत सिखाती हैं। हालांकि कक्षा 5 या 4 की कहानी है ये, बच्चों वाली कहानियां, लेकिन कभी कभी बच्चों वाली कहानियां हमको वो सीख दे जाती हैं जो हम जीवन के कठिन दौर में भी जल्दी समझ नहीं पाते। सीखना चाहिए। क्या लिखा? और आम। हेडिंग डालिए ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, इसी में है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। इसमें लिखिए या जलवायु उष्ण कटिबंधीय भूमि के, उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जोन, और ट्रॉपिकल जोन कितने से कितने डिग्री के बीच होता है? 5 to 5 होता है? ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 10 to 10 होता है। 23.5, 23.5 क्या? हाथी, घोड़ा, बंदर, मगरमच्छ। 23.5 डिग्री। पूरी बात नहीं बोलोगे तो बात अधूरी खराब हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भी क्षेत्र होता है उसी को हम उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। नाम नहीं बोलना 5 से 5, 5 से 5 वो डोलड्रम होता है, कंफ्यूज मत हो। क्या लिखा? या जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पूर्वी तटों पर पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा उसमें भी ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। और यहां पर ट्रेड विंड माने व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स के कारण रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। अच्छा, ट्रेड विंड्स की ओरिजिन कहां पे होती है? ट्रेड विंड्स की ओरिजिन कहां पे होती है, कहां से बनती हैं ये पवने? बताओ भाई, ट्रेड विंड्स की ओरिजिन कहां पे? लैटिट्यूड नंबर बता दोगे तो हम चलेगा, इतना समझ जाएंगे हम। क्या आपको आता है? ट्रेड विंड्स कहां से चलती हैं, या कहां से बनती हैं, या कहां से निकलती हैं? बताओ भाई।
बताओ बताओ बताओ, अरे कोई तो बताओ। 35, 35 डिग्री से 35 से 45। 23 से 35, 30 से 35, 23.5 से 35। हाई प्रेशर बेल्ट, कुछ याद आया? हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायुमंडलीय उच्च वायुदाब पेटी, विंड वाला पेज खोल लो, देख लो, कंफ्यूजन दूर कर लो। अभी जहां विंड पढ़ाया था, ग्लोब पे पढ़ाया था, ग्लोब खोलो, विंड देख लो कि कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड के बीच में हाई प्रेशर बेल्ट है, और वहां से ट्रेड विंड चल रही है। कितने से कितना है? रिवीजन बिल्कुल नहीं करना, क्या जरूरत है? सारी जिम्मेदारी तो हमारी ही है ना, खाली आप लोगों की क्या क्या लाइबिलिटी बनती है? पढ़ते ही नहीं हो। तो कितने कितने ऑप्शन आ रहे हैं अलग अलग? यही तो हाई प्रेशर बेल्ट है, दोनों हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। यहीं से तो बनती है ट्रेड विंड, जो डोलड्रम की ओर आती है, 5 डिग्री तक रुक जाती है। बताया था, कंफ्यूज ही रहते हो, पता नहीं क्यों। घर पे रिवीजन नहीं करते हो, रिवाइज करो। जितना घोलोगे उतना मीठा होगा। अगर एक गिलास पानी लो और उसमें एक चीनी का दाना डालो तो उतना मिठास होगी, पता ही नहीं चलेगी। एक चम्मच डालोगे थोड़ी मिठास ज्यादा होगी, 4-6 चम्मच डालोगे तो और मिठास होगी, एक कप डाल दोगे चीनी तो और ज्यादा मिठास होगी। यही आपकी मेहनत है, चीनी नहीं है, वो मेहनत है। अगर आप आधा घंटा पढ़ोगे तो क्या आएगा, आप 10 घंटा पढ़ोगे तो आपको कितना आएगा, ये आप सोचो। रिवीजन करो, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। पढ़ो, समझो, लिखो, लिखने की प्रैक्टिस डालो। और लिखने की प्रैक्टिस आज डालोगे, आज भले बोरियत लगेगी, यार बहुत समय लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी, और आपका जब अभ्यास होता जाएगा तो ये मेंस में काम आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है, बात समझ रहे हैं? इसलिए पढ़िए, रिवीजन करिए, मेहनत करिए खुद पे, हर एक सब्जेक्ट पे मेहनत करिए, इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती, बेकार नहीं जाती। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। जितना कम समय में आपको सिलेक्शन लेना हो, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अगर कम मेहनत करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो कम समय में आप अचीवमेंट कर लोगे। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको कम समय में जॉब लेनी है कि ज्यादा पंचवर्षीय योजना लागू करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। मेहनत करो भाई, घर पे पढ़ो, रिवीजन करो। ये नहीं कि मौसम अच्छा हो गया तो 1 घंटा और सो लें। आलस से त्यागो, आलसी मत बनो, कर्मयोगी बनो। हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। हंसो नहीं, सोचो, करो। गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो। मतलब इतना काम करो, इतना काम करो कि थक के चूर हो जाओ, नींद ही आ जाए। ऐसा ना करो कि दिन भर सोए हैं, अब सो सो के थक गए तो बैठ के आराम कर रहे हैं, बैठ के थक गए तो अब सो के आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पढ़, अरे बहुत लोग होते हैं बैठ के ही आराम करते, कुछ नहीं करते। मक्खी भी बैठ जाए तो कहते पड़ोसी से भैया थोड़ा इसको भगा दो, इतने आलसी होते हैं। और क्या, मक्खी अपना खुद नहीं भगा पाएंगे, पड़ोसी कहेंगे थोड़ा फूंक मारो इस पे। आलस्य की पराकाष्ठा। इससे अच्छा सांस भी ना लोगे तो तुम ही ले लो पड़ोसी। हाँ हो जाता पॉस भी तो करवा लेते, मक्खी बैठी तो उनको क्या दिक्कत, बैठी रहते तो कौन सा दबे जा रहे हैं मक्खी से। ऐसे भी आलसी होते हैं। खाना रखा है, आलस्य के मारे कहेंगे अब हम नहीं उठेंगे, हम नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, आज का खाना कैंसिल। एक से एक होते हैं आलसी। तुमको लोगों को करें आलसी, बहुत आलसी हो, पढ़ते नहीं हो, शेम ऑन यू। लिखिए अगला पॉइंट।
क्या लिखा? व्यापारिक पवनें चलती हैं और व्यापारिक पवनों के चलने के कारण ही यहां पर रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, बरसात होती है। या वर्षा शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। रीजन लिखिए। क्षेत्रों में लिखिए। पहला लिखिए मिडिल अमेरिका। और मिडिल अमेरिका में बताया था आपको कितने कंट्री आते हैं? 7। मिडिल अमेरिका में 7 आते हैं। एक ऑप्शन आया। क्या? हमको नहीं मालूम, हम जब पूछते तो हम कुछ नहीं बताते। 7 की 8 आप डिसाइड करो। पक्का? धर्मेंद्र कितने आते हैं? हाँ, और किसमें पूछेंगे? कौन कौन से? कौन बताएगा? 8 कौन से? बताओ भाई। हाँ, और कौन सा? कनाडा एक ऑप्शन जुड़ गया। तुम बताओ तो कौन है? हमको भी नाम नहीं पता। जब हम पूछेंगे तो हम कुछ नहीं बताएंगे, कोई हिंट नहीं देंगे। हम तुमको नहीं आता, हमको भी नहीं आता। कोई बताएंगे तो सब बताएंगे। पहले देख लें कितना पढ़ते हो, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ो। और कोई बात थोड़ी ना। हम जानते हैं कि जब उत्तर आते हैं इसका मतलब पढ़ रहे हो, और जिस दिन उत्तर नहीं आते हमको पता है नहीं पढ़ रहे हो। ये वाला पोर्शन आपने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा अभी। सही बताना, पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होता तो उत्तर आ चुका होता। कनाडा जोड़ दे रहे हो, जबकि कनाडा का दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। कनाडा जोड़ देती। एक चांस फिर, आखिरी चांस। अब तुम रहने दो, रहने दो बताने को। सब गलत ही बताना है तो क्या मतलब। हम इससे लिखने जा रहे थे, भूल गए। हाँ, देख के बता दो। नकलची। अभी तक उत्तर नहीं आया, हम बोर्ड पे जैसे ही ड्रॉ करने लगे बस उत्तर आ गया। इसका मतलब हमको भी पता है कि कहां से उत्तर आया। हाँ, ये इतना पार्ट सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। इसमें 7 कंट्री हैं: बेलिज, ग्वाटेमाला, एल सेल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, और यहां पर ये है मैक्सिको। तो अगर हम मैक्सिको, इतना पार्ट ही तो है भाई, यही वाला पार्ट तो है, इतने को बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। और अगर हम खाली इतने पार्ट की बात करें, सिर्फ इतना पार्ट ये वाला, ये है सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका, और ये जो हमने ब्लू से बनाया है ये मिडिल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं: बेलिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये 7 कंट्री हैं। इन्हीं 7 कंट्री को हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। और अगर मैक्सिको को भी हम ऐड कर लें तो इसको हम कहेंगे मिडिल अमेरिका। बता भी चुके हैं। तो यहां पर जो ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा है, इससे कोई मतलब नहीं है। साइड में यहां अलास्का है, इससे भी कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि अलास्का पार्ट है यूएसए का, पहले रशिया का हुआ करता था। ये कैलिफोर्निया है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उससे ना यूएसए से कोई मतलब है ना कनाडा से मतलब है। कनाडा यूएसए पता नहीं कहाँ ऐड कर रहे हो। जिसको बोलना है मैक्सिको वो बेचारा खोया पाया प्राणी है। ऐसा लग रहा है मेले में खो गया कुंभ के, जोड़े ही नहीं मिल रहा। ध्यान रखो भाई। याद रहेगा कि फिर भूल जाना। इस बार भूले तो नाक पे मुक्का मारेंगे। लिखो अगला। क्या लिखे? हाँ हाँ, क्षेत्र में क्या लिखे? कुछ नहीं लिखा। मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका या मिडिल अमेरिका। अगला लिखो ब्राजील का पूर्वी भाग। ब्राजील का पूर्वी भाग। मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ है? मेडागास्कर साउथ अमेरिका में है। तो अमेरिका कहाँ से आ गया? अफ्रीका के साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में मेडागास्कर है। और मेडागास्कर के पास में एक जलधारा चलती थी। थोड़ा पूछ ही लें, जरूरी है। खोल पन्ना कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये है मेडागास्कर। यहां पर एक जलधारा है, इसका नाम बताओ। इस जलधारा का नाम, कलर चेंज करें? ये वाली जलधारा, नाम बताओ इसका। हंसो नहीं, मुझे गुस्सा आती है। एक तो आ नहीं रहा, ऊपर से हंसी आ रही, तो मुझे और गुस्सा आएगी। मोजाम्बिक की जलधारा। ठंडी है गरम? एरो नहीं बनाया हमने, गरम है। और ये वाली मेडागास्कर की जलधारा है, ठंडी है गरम। इसका एक और नाम था, दूसरा नाम बताओ। खा जाओ सब, कल की पार्टी में पेट नहीं भरा। एक समोसा बताती, ज्यादा मंगवा देते। क्या बताएं, अब थोड़ा बड़े हो जाओ। इसीलिए इधर आके बोला, उधर नहीं बोला, इसके सामने। बताओ भाई, नाम बताओ इसका जल्दी। साक्षी, इसका नाम क्या है? मैसूर। एम से क्या था? मंगल ग्रह? जल्दी बताओ। देखो यही पेपर में ऐसे आता तो साफ हो जाता है। अरे भैया डिस्क्रिप्शन में आएगा तब क्या करोगे? मान लो क्या करोगे, आ ही गया तो क्या कर लोगे? 100 शब्दों में लिखने को दे दिया गया तो क्या करोगे? ऑप्शन के पीछे पड़े रहते हो। बताओ भाई, कोई तो बताओ। प्रतीक्षा, बताओ। कितने कितनी देर सवालों की प्रतीक्षा करें जो उत्तर नहीं आ रहा? इस जलधारा का नाम जल्दी बताओ, फिर हम आगे बात करें। आगे बहुत लिखवाना है अभी। बोलो। ये देखो, सब खा पी के बराबर। यहां पर एक कंट्री है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक की जलधारा। इसको बोलते हैं मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की जलधारा। इसी का दूसरा नाम था मालागासी की जलधारा। कुछ ना याद करो, क्या करना है? कौन सा कह दो हमारा खाना पानी बंद? खाना पानी तो मिल ही रहा है, ऑक्सीजन पे पैसा नहीं लगता, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, तो क्या जरूरत है? छोड़ो छोड़ो। क्या लिखे? मेडागास्कर की जलधारा।
अच्छा, मेडागास्कर। रीजन लिखिए। अगला लिखो, पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न आइलैंड्स, पूर्वी द्वीप। ईस्टर्न आइलैंड्स, द्वीप। अगला लिखिए, चाइना टाइप। चाइना टाइप, इसका एक दूसरा नाम है द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, या इसी का दूसरा नाम चाइना टाइप। तो चाइना टाइप पूछता है पेपर में, चाइना टाइप। अब इतना बड़ा लंबा नाम देगा तो ज्यादा जगह भरेगी। चाइना टाइप पूछ लिया, वो तो ज्यादातर लोगों, मान लो इसको याद कर लिया तो वो पूछ लेता है। कभी कभी चाइना टाइप पूछता है, कभी कभी ये भी पूरा नाम पूछ लेता है। पूछने को वो कुछ कह नहीं सकते, आप जीएस में कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा, इसलिए सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसमें लिखिए, इसे शीतोष्ण मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। शीतोष्ण माने, शीतोष्ण माने सब ट्रॉपिकल। तो उपोष्ण माने, शीतोष्ण माने, अरे भैया बहुत समस्या। एक होता है शीत कटिबंध, एक होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है उपोष्ण कटिबंध, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे भाई। ट्रॉपिकल जोन। शीत को फ्रिज्ड जोन। उपोष्ण को, उष्ण को ट्रॉपिकल तो उपोष्ण को सब ट्रॉपिकल। भूलना नहीं, याद कर लो एक दिन बस। शीतोष्ण को टेम्परेट जोन। कितने से कितने डिग्री के बीच होता है शीतोष्ण, यही सवाल है हमारा। 23.5 से 66.5 के बीच। 23.5 से 66 डिग्री के बीच शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध फ्रिज जोन 66.5 से 90 डिग्री के बीच, दोनों गोलार्धों में। उष्ण कटिबंध 23.5 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। और उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल, उष्ण के ऊपर यानी 23.5 के यानी कर्क रेखा के ठीक ऊपर, और इधर मकर रेखा के ठीक ऊपर या नीचे कह सकते हो आप। कर्क रेखा के ऊपर पड़ोस में बिल्कुल ठीक ऊपर, और मकर रेखा के ठीक नीचे, वही होता है उपोष्ण। उपधन उष्ण यानी गर्मी कम पड़ती जाएगी, ऊपर बढ़ते जाएंगे पोल की ओर, गर्मी कम पड़ेगी, ठंडक बढ़ेगी। उष्ण माने गर्म। गर्म क्यों होगा? क्योंकि सूर्य वहीं रहेगा। उष्ण इसलिए गर्म इसलिए है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही रहेगा साल भर। कर्क रेखा के कभी ऊपर नहीं जाएगा, मकर रेखा से कभी उसकी तिरछी किरणें नीचे नहीं जाएंगी। सूर्य की स्थिति ऐसी होती है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है। इसीलिए अगर ये 80 डिग्री घूमी झुकी हुई होती तो 80 डिग्री ऊपर कर्क रेखा बनती और 80 डिग्री नीचे मकर रेखा बनती, यानी हमारे यहाँ का
जो सीजन है, क्लाइमेट है, वो लंबे समय के लिए होता। जैसे हमारा चंद्रमा 5 डिग्री टिल्ट है, मात्र 5 डिग्री, तो 5 ऐसे सीधे 5 डिग्री टिल्ट है, तो जो ऋतु परिवर्तन होगा वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही होता है चूंकि, तो 5 डिग्री ऊपर उत्तरीय अक्षांश पे कर्क रेखा बनेगी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा बनेगी। अब 5 से 5 के बीच में रीजन बहुत कम होगा, यानी ऋतु परिवर्तन कम समय के लिए होगा, जल्दी जल्दी ऋतुएं बदलेंगी। और जिसका ज्यादा टिल्टिंग होगी उतनी ही ज्यादा ऊंचाई और नीचे स्थान पर कर्क रेखा मकर रेखा बनेगी, उतने डिग्री पर तो बनेगी जितना टिल्टिंग होगी। और जितने डिग्री पर अच्छा झुका होगा किसी ग्रह का, उतने डिग्री ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा बनेगी। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनेगी। और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की स्थिति रहती है, इसीलिए ऋतु परिवर्तन बीच में होता है। तो अगर कम टिल्ट है तो ऋतु परिवर्तन कम समय के लिए होगा। इसका दूसरा पहलू है कि जल्दी जल्दी ऋतुएं बदल जाएंगी, तभी तो कम समय के लिए होगा। और अगर टिल्टिंग ज्यादा है तो लैटिट्यूड जो कर्क रेखा का बनेगा और मकर रेखा का जो बनेगा, इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होगा। जैसे मान लो 82 डिग्री झुका है कोई ग्रह, और 82 डिग्री जब झुका होगा तो उसकी कर्क रेखा और मकर रेखा 82 डिग्री उत्तर और 82 डिग्री दक्षिण में बनेगी। यानी जो ऋतु परिवर्तन होगा वो 82 डिग्री से 82 डिग्री के बीच में होगा। 0 से ऊपर 82, 0 से नीचे 82, यानी 82 से 82 बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन होगा तो ऋतुएं धीरे धीरे बदलेगी। ऐसा कोई ग्रह है जो 82 डिग्री टिल्ट है? कौन सा? अरुण। इसीलिए बताया था कि इकलौता ऐसा ग्रह है जो नागिन डांस करता है, लेटे लेटे घूमता है, लेटे लेटे एक एक घूमता है। 82 डिग्री झुका है तो सरफेस के साथ 8 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इसको। अब बता था लेटे लेटे एक डांस होता है नागिन वाला, लेट का ही होता है। और ग्रह लेटा हुआ ग्रह है, खाली जोड़ने के लिए बताया था, इससे जोड़ लेना मदद मिल जाएगी। लेकिन मदद तो छोड़ दो, पूरा साफ ही हो गया, याद ही नहीं आ रहा। इसी अरुण ग्रह पर हीरों की बारिश होती है, हीरे बरसते हैं। नेपच्यून पे भी बरसते हैं, यानी वरुण पर। अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। और नेपच्यून किधर से किधर घूमता है, इसका रोटेशन? अरुण कि वरुण? हमने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, ये कहने का मतलब हमारे। इन्हीं दो की बात हो रही है, यूरेनस और नेपच्यून की। अरुण और वरुण में ऐसा कौन सा है जो पूरब से पश्चिम घूमता है? वरुण एक ऑप्शन आया, बाकी लोग बताएं, अपना अपना उत्तर दें, आखिरी में बताएंगे कौन सही, कौन सही कौन गलत, जल्दी बताओ। अच्छा, एक लोगों ने वरुण की कमान संभाल ली, एक लोगों ने अरुण की, कोई तो सही होगा। देखो होशियारी। अब तुम लोग बता दो, जिसका सही उसी के साथ है। कौन सा फाइनली बताओ भाई, एक बताओ दोनों में से। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ओ नकलची, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, इसलिए देख रहे हो। फिलहाल तुम्हारा गलत है, धर्मेंद्र का सही है। साक्षी गलत, धर्मेंद्र सही है। अरुण ग्रह, हमने बताया था दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पृथ्वी के समान एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमारी पृथ्वी चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसीलिए हमारी धरती पर सुबह पूरब दिशा में होती है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यानी जितने भी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे उन सभी ग्रहों में पूरब में सूर्य निकलेगा और शाम पश्चिम में होगी, यानी सूर्योदय पूरब दिशा में, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होगा। और अगर ऐसा कोई प्लेनेट हो जो क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉक के बजाय क्लॉकवाइज घूम जाए, तो सूर्यास्त और सूर्योदय की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि रोटेशन उसका चेंज हो गया है। एंटी क्लॉकवाइज है तो पूरब में सूर्य निकल रहा है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पश्चिम में सूर्योदय होगा और पूरब में सूर्यास्त हो जाएगा। यही तो सवाल था। सवाल को समझिए, नहीं तो सवाल बवाल बना देगा, नंबर खा जाएगा। ध्यान रखिए भाई। क्या लिखा?
शीतोष्ण मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। गर्मियों में अधिक तापमान, गर्मियों में अधिक तापमान और नमी भी अधिक होती है। गर्मियों में अधिक तापमान होता है और नमी भी अधिक होती है। जबकि शीत ऋतु में अधिक शीत और शुष्क ताप पाया जाता है या होता है। यहां पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अब लिखिए रीजन, क्षेत्र। साउथ ईस्ट यूएसए, यूएसए का साउथ ईस्ट पार्ट ये वाला देखो, ये है यूएसए और यूएसए का ये साउथ है और ये ईस्ट है, यानी इस वाले पार्ट के आसपास साउथ ईस्ट पार्ट, यूएसए का साउथ ईस्ट पार्ट। अगला लिखिए पॉइंट नंबर 2, साउथ अफ्रीका का साउथ ईस्ट पार्ट। साउथ अफ्रीका ये है यहां पे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका का साउथ ईस्ट पार्ट ये वाला इधर, साउथ अफ्रीका का साउथ ईस्ट पार्ट। ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्ट पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्ट यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला लिखिए ईस्टर्न चाइना, चाइना का ईस्टर्न पार्ट या पूर्वी भाग या पूर्वी चीन भी कह सकते हो आप। अब अगला लिखो आखिरी ब्रिटिश टाइप, ब्रिटिश टाइप द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ये ईस्टर्न क्लाइमेट थी और अब वेस्टर्न क्लाइमेट। ये वार्म थी तो कूल है, ये ईस्टर्न थी तो वेस्टर्न हो जाएगी। द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। इसी को बोलते हैं, वार्म वाली को बोलेंगे चाइना टाइप, इसको बोलेंगे ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश टाइप, इसमें लिखिए इस क्षेत्र में पछुआ पवनें चलती हैं और यह क्षेत्र अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मतलब साइक्लोनिक इफेक्ट बहुत है, चक्रवाती गतिविधियों के लिए, चक्रवात माने साइक्लोन, चक्रवाती गतिविधियों के लिए जाना जाता है। रीजन लिखिए नॉर्थ वेस्ट यूरोप, उत्तर पश्चिम यूरोप,
नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। अगला लिखो, रॉकी माउंटेन का वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन का पश्चिमी भाग। रॉकी माउंटेन कहाँ है? रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्योंकि अगर खाली अमेरिका बोलोगे तो अमेरिका यूएसए वाला बात हो जाएगी, इतना पार्ट, जबकि इतने में नहीं है। पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैक्सिको तक फैला हुआ है, क्या अलास्का से मैक्सिको तक है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बोलना आवश्यक, ठीक है। और ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, किस टाइप का पर्वत है? फोल्ड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। कैसे बना ये, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के आपस में हिट करने पर, टकराने पर बना है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट तो नॉर्थ अमेरिका वाली बनेगी, और ओशनिक प्लेट कौन सी होगी? कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। अटलांटिक मत टकरवा देना, अटलांटिक की टक्कर होती तो इस साइड में उठना चाहिए था, लेकिन पैसिफिक की टक्कर हुई तो ये इस साइड में उठा है, ध्यान रखना। यहीं पे सवाल गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिधर टकराएगा उधर की पर्वत उधरी से उठेगा। जैसे हमारा पश्चिमी घाट, हमारा पश्चिमी घाट जब साउथ अफ्रीका से, यहां अफ्रीका से कनेक्टेड था, ये सब आपस में कनेक्ट था, और जब ये कनेक्ट था और यहीं पर हमारा इंडिया था, और जब ये टूटा तो यहां पर ये वेस्टर्न घाट बन गया, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जब ऐसे टूटा तो ये ऐसे उठ गया, तो ये एक उठा हुआ कगार बन गया। तो हमारा जो भारत का पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट है, ये एक उठा हुआ कगार है। तो जो ऐसे समतल होना चाहिए था, लेकिन जब टूटा तो ऐसे उठ गया, ये वाला हिस्सा उठा, अब ऐसे उठा दो तो देखो ढलान इधर हो गई। यानी भारत में ज्यादातर नदियां किधर गिर रही? बे ऑफ बंगाल में। ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, उत्तर पूर्वी भारत, सेवन सिस्टर्स। तो जब ढलान है तो सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर गिरती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, या रिफ्ट वैली में बहती हैं, वो पूरब से पश्चिम में भी गिरती हैं। और जो यहीं पर निकलेगी वेस्टर्न घाट से ही, वो तो जाहिर सी बात है इधर ही गिरेगी, उधर थोड़ी ना चली जाएगी। अब यहां ढलान पे है तो उधर थोड़ी ना जाएगी, इधर ही गिरेगी, सिंपल सी बात। तो क्या लिखा, क्या लिखा भाई? रॉकी माउंटेन का पश्चिमी भाग। अगला लिखियो, सदर्न चिली, दक्षिणी चिली, तस्मानिया, तस्मानिया। अच्छा, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बहुत प्रसिद्ध है। जब कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे थे तो बताया था, बताइए। यहां पर है तस्मानिया, और यहां पर एक जल संधि है, ये वाली जल संधि, इसका नाम बताना है। यहां पर पड़ता है विक्टोरिया, ये है विक्टोरिया, ऐसे हैं अलग अलग। ऐसे डिवाइडेशन है। यहां पर जल संधि जल्दी बता दो, फिर आगे बात करें। बांस जल संधि, बांस। और इधर नॉर्थ अमेरिका यानी अलास्का और रशिया के बीच इधर एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। सब याद करो, बहुत चीजें अभी याद करनी है आपको। ऐसा समझ के चलो कि जो आता है वो एक बूंद है पानी की, पानी की बूंद के समान आता है, लेकिन जो पार्ट नहीं आता वो महासागर है। तभी आपको कुछ नहीं आता, आपको याद ज्यादा करना है, आपको मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि महासागर तैयार होना है, महासागर में गोता मारना है, तो उसके लिए तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? इसीलिए मेहनत करिए, प्लीज मेहनत करिए, पढ़िए, अपने आप को जांचिए, एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन सेट लगाइए। क्वेश्चन पेपर जो होते हैं सेट आते हैं, सेट लगाइए, दिन में एक जरूर सेट लगाइए, या 2 दिन में जरूर एक लगाइए। अब ऐसा ना हो कि हफ्ते में एक लगाओ, लेकिन अगर हफ्ते में लगाओ तो फिर फॉलो करो,
हर हफ्ते में 1 या 2 सेट लगाने हैं। बिल्कुल मोबाइल में अलार्म लगाओ, जैसे एग्जाम होता है जितने समय का उतना ही समय का अलार्म लगाओ, और बिल्कुल घर वालों से बोल दो कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अगर रूम लेके रहे तो बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी साथ में रहता है तो बोल दो कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, हम पेपर लगाने जा रहे हैं, सेट लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम वाला फील करो। 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। अलार्म लगा लो, जैसे अलार्म बजे जितना ईमानदारी है आपसे, ईमानदारी सहित पेपर बंद कर दो। अगर आप भर पाए हो ओएमआर तो ठीक, नहीं भर पाए हो तो ठीक। आप चेक करो आपने क्या कमियां की, क्या गलतियां की। उन गलतियों को अगली बार नहीं रिपीट करना है, उनको दूर करना है। और ये प्रैक्टिस आप करते जाओगे तो आप देखना पेपर में इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होगी, आदत बन चुकी है। और आदत जल्दी बनती नहीं है, आदत को बनाना पड़ता है। मन नहीं कहता पढ़ना है, लेकिन मन भागता बहुत है। इसको कंट्रोल, इसको बेवकूफ बना के रखो, इसको बुद्धू बनाना है कि ठीक है अभी पढ़ लो, बाद में तो घूमने चलेंगे, शाम को चाय पीने चलेंगे, अभी तो पढ़ लो 2 घंटा। उसको बुद्धू बनाओ, पढ़ाए रहो और खुद पढ़ते रहो। यही तो करना है। ज्यादा दोस्ती वोस्ती अभी निभाने की स्थिति है नहीं। अगर पढ़ाई करोगे 4 दोस्त आते ही रहेंगे तो पढ़ोगे कब? इसीलिए बाहरी दोस्ती ठीक है, कभी हफ्ते 10 दिन में मिल लिया, पार्टी हो गई ठीक, लेकिन रोज पार्टी नहीं हो, फिर रोज पढ़ाई हो। पार्टी के लिए बहुत समय है, पढ़ाई के लिए कम समय है। और यही करने आए हो लखनऊ, पढ़ने आए हो, तो जो काम आपकी टॉप प्रायोरिटी है उसको जरूर करना है। समय नहीं खोना है, बर्बाद नहीं करना। समय है ही नहीं बर्बाद करने के लिए। बर्बाद करने के लिए समय आपके पास नहीं है, लोगों के पास होता होगा। आपके पास उतना समय नहीं जो आप उसको बर्बाद करो, आप यूटिलाइज करो। हर एक घंटे को, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को इस्तेमाल करो, यूज करो, मिस यूज मत करो। समझ रहे हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या लिखा अगला पॉइंट? तस्मानिया और न्यूजीलैंड का अधिकतर भाग इस क्षेत्र में आते हैं। ये आपका हो गया, काम खत्म। आज आप लोगों ने हमको दुखी कर दिया, कुछ नहीं बताया आप लोगों ने। इतने सवाल पूछे, मुश्किल से 1-2 सवाल का उत्तर आया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, बस। ठीक है।